अपनी माँ शांति जी की तेज आवाज़ कानों में पड़ते ही मोहित की नींद खुल गई। अक्सर ऐसी आवाज़ सुनने की उसे अब आदत हो चुकी थी। मोहित लेटे हुए ही बोला, क्या हुआ माँ, आज फिर सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? तो शांति जी ने गुस्से से कहा, क्या करूं बेटा, सुबह सुबह तुम्हारी पत्नी के साथ भजन गाए बिना मेरा दिन जो शुरू नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने तुम्हारी पत्नी एक कप चाय भी ढंग की बनाकर दे दे? माँ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मोहित ने धीरे से कहा, देखो माँ, अगर सोचो तो दोस्त तुम्हारा ही है। सही ढंग से काम सिखाओगी नहीं तो बकबक करने का क्या फ़ायदा। तू तो चुप कर, जोरों का गुलाम। कितना सिखाऊं, कहाँ तक सिखाऊं, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। चाय बनाएगी तो दूध शक्कर ऐसे डालेगी मानो इसके मायके से फ्री कोटा में दूध और चीनी आता है। एक मेरी बेटी अंजलि है, बचपन से ही घर के कामकाज में इतनी दक्ष है कि लोग उसके काम को देखकर दंग रह जाते हैं। जैसा मैंने अपनी बेटी को सिखाया वैसा ही बहू की माँ ने भी कुछ सिखाया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। फिर हमेशा की तरह शांति जी देर तक बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना में जुटी रही। मोहित दोबारा सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे याद आया, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वो बिस्तर से उठते हुए अपनी पत्नी मानवी को आवाज़ देकर बोला, सुनती हो, इतनी देर से रसोई घर में बैठी क्या कर रही हो? एक कप बढ़िया चाय तो पिलाओ, आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। तभी सास के ताने और उनको पलटकर जवाब ना दे पाने के कारण मानवी पहले से ही गुस्से से भरी बैठी थी। मौका मिलते ही उसने अपना सारा गुस्सा मोहित पर उतार दिया और गुस्से से बोली, रसोई घर में और क्या करूँगी, बैठे बैठे ऐश कर रही हूँ। मैं ठहरी गंवार और फूहड़ औरतें, मुझे क्या पता चाय कैसे बनती है। यह सुनकर मोहित बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नज़र गड़ाए बैठा रहा। थोड़ी देर में मानवी एक कप चाय उसके बगल में रख गई। मोहित ये तो अच्छे से जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। ज़रूरत पड़ने पर दोनों सारे ताने उलाहने भूलकर एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती हैं। पर उसकी माँ शांति जी को आदत थी अपनी बेटी की तारीफ करने और अपने द्वारा दिए गए संस्कार को सर्वश्रेष्ठ मानने की, जिसके कारण दोनों सास बहू में उल्हानों के दौर चलते रहते थे। मोहित इन दोनों के बीच कभी भी दखल ना देता, बस चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। पड़ोस के मोहल्ले में शांति जी का अच्छा दबदबा था। वहाँ के छोटे बड़े सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। पड़ोस का कोई भी शुभ कार्य उनसे सलाह लिए बगैर संपन्न नहीं होता था। हर घर से उनके मधुर संबंध थे। अपनी बहू को भी वो दिल से चाहती थी, पर न जाने क्यों बहू की छोटी सी गलती भी उनके सामने आ जाती तो किसी आम सास की तरह ही उनकी भी जुबान फिसलने लगती। खैर, मोहित जल्दी से तैयार होकर 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला गया। उसी दिन शांति जी की बेटी अंजलि का फ़ोन आया, माँ, 10 दिन बाद तुम्हारी नाती नेहा की शादी तय हो गई है। यह सुनकर शांति जी बुरी तरह घबरा गई कि इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे करेंगे। मात्र 10 दिन बाद ही शादी थी, वो भी दिल्ली जैसे शहर में हो रही थी। इतने कम समय में उन्हें न जाने कितने इंतजाम करने थे। उन्होंने फ़ोन रखने के बाद अपनी बहू मानवी को बुलाया और उसे सारी बात बताई तो दोनों सास बहू आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारी के लिए विचार विमर्श करने लगी। बेटी के घर पहली बार मायके से शादी का सामान जाना था। कुछ तो ऐसा होना चाहिए था कि 10 लोगों के बीच इज्जत रह जाए। उनका दामाद आशीष एक सरकारी दफ्तर में बड़ा अधिकारी था। बेटी को तो उन्होंने सामान्य हैसियत वाले घर से ही ब्याया था, पर आशीष अपनी कड़ी मेहनत और कोशिशों के बलबूते पर आज इतनी ऊंची पोस्ट पर था।
वहीं उनका बेटा मोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जाहिर सी बात है, पद और पैसा दोनों में जीजा और साले के बीच काफ़ी अंतर आ गया था। समय के साथ यही अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच दूरियां लाने लगा, जिससे इधर के 7-8 वर्षों में बेटी का संबंध मायके से औपचारिक बनकर रह गया था। भले ही परिस्थितियों ने संबंधों में दूरियां ला दी थी, पर खून के रिश्ते क्या इतनी आसानी से छूटते हैं? दुख सुख में सबसे पहले इन्हीं रिश्तों की याद आती है। शांति जी ने अपना संदूक खोलकर जमा किए गए 10,000 रुपये और गहनों के नाम पर बचे एक सोने की चैन निकालकर बहू को पकड़ा दी और अपनी पड़ोसन सुमित्रा के साथ बाजार भेज दिया। आनन फानन में उनकी बहू मानवी सुमित्रा जी के साथ मिलकर बड़ी होशियारी से शादी का सारा सामान खरीद लाई। मोहित के आने के बाद शांति जी अपना पूरा कुंबा समेटकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली स्टेशन पर उनका नाती सोनू पहले से ही कार लिए खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही जब सोनू ने बढ़कर नानी के पैर छुए तो उनका कलेजा गदगद हो गया। गोरा चिटा सोनू अपने आधुनिक ढंग के कपड़ों में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। घर पहुंचने पर शांति जी की बेटी अंजलि बाहर बरामदे में ही मिल गई। वो कुछ लोगों से बातें करने में बिजी थी। उन पर नज़र पड़ते ही बढ़कर माँ के पांव छुई। साधारण औपचारिकता के बाद एक नौकरानी ने सामान सहित उन लोगों को एक कमरे में पहुंचा दिया। कहाँ तो शांति जी सोच रही थी कि पहुंचते ही बेटी पहले की तरह आकर उनसे लिपट जाएगी, देर से आने के लिए उल्हाने देगी, खुद उनकी देखभाल में जुट जाएगी, कौन कौन से काम संभालने हैं इसकी पूरी लिस्ट थमा देगी। पर बेटी का ठंडा स्वागत देखकर शांति जी का दिल बुझ सा गया। यहाँ पहुँचने तक दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वो धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। एक नौकर आकर बड़े सलीके से सबके लिए चाय नाश्ता रख गया। खा पीकर सब लंबे सफ़र की थकान मिटाने लगे। बस एक शांति जी अपना चाय का कप लिए बैठी रही। न जाने क्यों एक कप चाय भी उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। तभी वहाँ उनकी बेटी अंजलि आ गई। अरे माँ, अभी तक आपने एक कप चाय भी ख़त्म नहीं की, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी बेटी, शांति जी ने कहा। तो अंजलि बोली, माँ आप तो घर की ही हो, फिर ये मेहमान सा बर्ताव क्यों? एक अकेली जान हूँ मैं, ढेर सारे काम हैं, कहाँ कहाँ देखूँ। बेटी के अपनेपन से भरे दो बोल सुनकर अब तक बेगानापन झेलती शांति जी के अंतस में वात्सल्य हिलोरे लेने लगा। उन्होंने जल्दी से कहा, तू चिंता मत कर बेटी, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बस तू बताती जा, मैं और बहू मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। थोड़ी देर में वहाँ सोनू और नेहा भी आ गई। शांति जी अपने साथ लाए उपहारों को एक एक कर प्यार से सबको थमाने लगी, पर उनके कान अपने द्वारा लाए गए उपहारों की तारीफ सुनने के लिए अपनी नाती नेहा की तरफ ही लगे रहे। नेहा ने अपना उपहार औपचारिकतावश उलटने पलटने के बाद अपनी माँ के हाथों में थमा दिया। उसमें ना उपहार लेने का कोई उत्साह था, ना ही देखने का। बस एक सोनू ही था जो अपना शर्ट देखकर कूद पड़ा। वाह नानी, आपने तो मेरी शर्ट एकदम मेरी पसंद और सही नाप की खरीदी है, मैं तो इसे आज ही पहन लूँगा। अंजलि सारे सामान समेटकर उठाते हुए बोली, अब आप लोग आराम कीजिए, रात में मेहंदी और संगीत है। पर शांति जी की आंखों में नींद कहाँ, वो लेटकर रात को संगीत में गाने के लिए अपने गानों को याद करती रही। शाम को संगीत का आयोजन एक खूब सजे धजे पंडाल में रखा गया। ज़्यादातर औरतें और लड़कियां फिल्मी तर्ज पर नाच रही थी। शांति जी के पुराने गानों के लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं थी। अंजलि उनके पास से ही जा रही थी, पर उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि माँ से भी एक दो गीत गाने की फरमाइश कर सके। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था
कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गाने का कितना शौक है। शांति जी ने जितने भी गाने याद किए थे वो सब उनके मन में ही रह गए। बेटी ने किसी से उनका परिचय तक नहीं करवाया, इसलिए परिचित परिवेश में चुपचाप दर्शक बनी बहू के साथ बैठी रही। बेटी द्वारा दी गई अनदेखी चोट की दारुणता ने उन्हें पत्थर सा बना दिया था। थोड़ी देर बाद मेहमानों में शामिल होकर खाना खाने के बाद वो बहू के साथ कमरे में आ गई, जहां मोहित पहले से ही खा पीकर बच्चों के साथ लेटा हुआ था। शायद वो भी अपने को अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। देर रात अंजलि उनके कमरे में आई। शांति जी चुपचाप दीवार की तरफ मुंह घुमाए ऐसे लेटी रही जैसे सो गई हो। अंजलि उनके बगल में लेटी अपनी भाभी मानवी से बातें करने लगी। भाभी, मैं तो पूरी तरह से बिजी हो गई थी। आप लोगों ने ठीक तरह से खाना खाया या नहीं? आप चिंता ना करें दीदी, हम लोगों ने अच्छी तरह से खाया पिया। हम लोग कोई मेहमान तो है नहीं जो बार बार आपको पूछना पड़े। तभी शांति जी को बहू की व्यवहारिकता बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद बहू तो सो गई, पर शांति जी की आंखों में नींद नहीं थी। एक तो नई जगह, नए परिवेश, उस पर अपनों द्वारा दिया गया उपेक्षा का दंश से वो कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगी। तभी पास के कमरे से आई आवाज़ सुनकर उनके कदम ठिठक गए। उनकी नाती नेहा की आवाज़ थी, मम्मी, आज दोपहर में आप कहाँ चली गई थी? तो अंजलि ने कहा, अरे बेटी, माँ और भाभी और दोनों बच्चों के लिए पास के मार्केट से कपड़े लेने चली गई थी, वरना कल शादी में ये लोग अपने साथ लाए वही बेढंगे पुराने फैशन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। कल होटल में कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर जान गए कि ये मेरी माँ और भाभी हैं तो उनके फूहड़ पहनावे को देखकर क्या सोचेंगे? उन्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है, पर मुझे तो है। अब यहाँ आ गए हैं तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में लोगों के मायके से न जाने कितने सामान आते हैं। एक मेरा मायका है पूरा कंगाल, जितना वे लोग लेकर नहीं आए उससे ज़्यादा तो उन पर खर्चा हो रहा है। तभी उन्हें सोनू की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारे अपने हैं, अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा लेकर आए हैं। उतना सामान खरीदने में ही उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। मैं हैरान हूँ कि फिर भी आप उनसे और ज़्यादा की आशा रखते हैं। इससे ज़्यादा शांति जी से सुना नहीं गया। वो अपने कमरे में लौट आई। उन्हें लगा कोई विष बुझा बाण उनके कलेजे को चीर गया हो। इस मर्मांतक पीड़ा से वो छटपटा उठी। वो भूली गई थी कि उनकी बेटी का जीवन स्तर अब उनसे काफ़ी ऊंचा उठ गया है। पैसे कमाने की होड़ में हर रिश्ते की प्रतिष्ठा उनके पैसे और ओहदे के हिसाब से ही होती है। ये जिनकी छाँव में पलते बढ़ते हैं, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखते हैं, जिनके सहारे से अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोते हैं, इच्छित ऊंचाइयों को छूते ही वही माता पिता उन्हें उजाड़ू और गंवार लगने लगते हैं। किसी से उनका परिचय कराना भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता। शांति जी को ये सब बातें बेहद चुभ रही थी कि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पति और बेटे का ऊंचा पद और धन संपत्ति पाकर उसमें शायद ये दम आ गया है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे अन्य लोगों से विशिष्ट बनाता है। आज तक वो बहू में ही खोट निकालती रही, पर यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर वो गर्व करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव पर खड़ी इमारत को बाहरी परिवेश ने इस कदर बदल दिया था कि वो धाराशायी होने की कगार पर आ पहुंचा था। बेटी के लिए अंधी ममता के चलते उनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी, वरना यूँ अपना पूरा कुनबा समेटे दिल्ली नहीं चली आती, बल्कि सिर्फ अपने बेटे मोहित को ही भेज देती। शांति जी बिस्तर पर बैठी इसी तरह देर रात तक अपने आप को कोसती रही। वो बहू की इतनी सेवा के बावजूद भी हमेशा उससे असंतुष्ट रही और अपनी बेटी की समझदारी की दुहाई देती रही।
पर बेटी के पास आकर क्या हुआ, यहाँ भी उनके हर काम और सुविधा असुविधा का ध्यान बहू ही रख रही थी। हमेशा उन्हें बहू और बेटे का भरपूर प्यार और सम्मान मिला, फिर भी क्यों उनके अंदर हमेशा अपनी बेटी के प्यार की ही तृष्णा बनी रही। शायद इसी को कहते हैं पानी बीच बिन प्यासी। शादी के दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में बेटी को दिलचस्पी न लेते देखकर वो थोड़ी बेचैन होने लगी। शांति जी इस बारे में अपनी बेटी को कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही बहू ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। माँ जी, आप कुछ मत बोलिए, वरना कोई ढंग से आपको जवाब दे देगा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्ति से परे होती हैं, पर मन में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो किसी की मनोदशा को अच्छी तरह भांप लेती हैं, उसके अनकहे सुख दुख को आंखों में ही पढ़ लेती हैं। ठीक वैसे ही बिना बोले ही शांति जी की मनोदशा उनकी बहू मानवी अच्छी तरह महसूस कर रही थी और आंखों ही आंखों में संग होने का एहसास दिला रही थी। एक ही परिस्थिति और वातावरण में सहे गए दुख और अपमान ने इन दोनों को परस्पर आत्मीय बना दिया था, इसलिए बहू की सलाह उन्हें उचित लगी और शादी में दखल देने की बजाय उन्होंने पूरा दिन बंगले के खूबसूरत बगीचे में सलीके से बनी क्यारियां देखते हुए गुजार दिया। शादी किसी बड़े होटल से हो रही थी। शाम को शादी में जाते वक्त वो पूरी तरह चुप रही। बेटी ने जैसे कपड़े दिए, जिस तरह से पहनने की हिदायत दी, उन्होंने वैसा ही पहन लिया। हालांकि इन सब से उनका दम घुट रहा था। वास्तविकता से अलग दिखना उन्हें बहुत मुश्किल और असहज महसूस हो रहा था। अपना पूरा व्यक्तित्व ही उन्हें झूठा और बनावटी लगने लगा, जिससे मुक्त होकर वो अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाने को छटपटा उठी, जहाँ वो जैसी थी वैसी ही रहती थी, जहाँ उन्हें हर काम के लिए बिना रोक टोक पूरी आज़ादी थी, जहाँ उन्हें अपनी बहू और बेटे का भरपूर प्यार और सम्मान मिलता था। होटल में होने वाली इतनी भव्य शादी उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। उनके लिए सारा दृश्य बहुत अजीब और अनोखा था। उनके मन की स्थिति भांप कर मानवी उन्हें एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। आज पहली बार उन्हें अपनी बहू की सारी अच्छाइयाँ एक एक कर नज़र आ रही थी। उनके जैसी बहू तो भगवान किसी किसी को ही देते हैं, वरना आजकल तो बहुएं ससुराल से अलग होकर अपने पति के साथ मन मर्जी से आज़ाद जीवन जीना पसंद करती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ताने उल्हाने सुनते सुनते उनके बड़ों का धैर्य और सहने की शक्ति जवाब दे जाए और वो भी किसी न किसी बहाने उनसे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ ले। फिर अपने इकलौते बेटे और बहू और पोतों से अलग होकर वो कैसे जिएगी, इस कल्पना मात्र से ही शांति जी सिहर उठी। दूसरे दिन उनकी नाती नेहा की विदाई होते ही शांति जी भी अपना सामान बांधकर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले बेटी द्वारा दी गई सिल्की साड़ी समेटकर चुपचाप उसके बिस्तर पर रख आई, लेकिन जैसे स्टेशन जाने के लिए कार में बैठी तो बेशुमार खामोश सिसकियाँ आत्मसम्मानी शांति जी का कलेजा चीरने लगी। अब तक कंठ में फंसी रुलाई एक हिचकी के साथ आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ी। तभी 5-6 मिठाइयों का डब्बा संभाले सोनू उनके बगल में आ बैठा और अपने दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए उनके गले लग गया। शायद नानी के मरम पर लगी चोट को एक वही समझ पा रहा था। ट्रेन में सारा सामान व्यवस्थित कर सोनू जब नानी के पैर छूने के लिए झुका तो नानी की ममता उमड़ पड़ी और भावना में बहती नानी ने अपने आंचल से खोलकर एक 500 का नोट सोनू के जेब में ठूस दिया। घर वापस पहुंचते ही शाम को मोहल्ले की ढेर सारी औरतें शांति जी का हालचाल पूछने आ गई। सबके साथ बैठी शांति जी नातिन की शादी का बखान कर रही थी और सबको शादी के लड्डू खिला रही थी। तभी उनके कानों में मोहित की तेज आवाज़ टकराई। वो अपनी पत्नी मानवी को डांट रहा था, चाय बनाते वक्त होश में नहीं रहती हो क्या?
तुमने चाय में शक्कर डाली ही नहीं। जवाब में बहू के कुछ कहने से पहले ही शांति जी बोल पड़ी, ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का। अरे शक्कर नहीं डाली है तो खुद एक चम्मच शक्कर लेकर डाल ले। और खबरदार, जो अब से तुमने मेरी बहू से इतनी ऊंची आवाज़ में बात की तो। माँ के इस बदले तेवर को देखकर मोहित हैरान होकर उनका मुंह ताकता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो माँ हर छोटी बात पर बहू को टोक देती थी, आज वही मानवी के पक्ष में इतनी मजबूती से कैसे खड़ी हो गई। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। तभी शांति जी ने आगे बढ़कर चाय का कप उठाया, उसमें खुद एक चम्मच शक्कर डाली और मोहित के हाथ में देते हुए बोली, बेटा, घर की मिठास चाय की शक्कर से नहीं, बोलचाल की मिठास से बनती है। कड़वे शब्द डालोगे तो मीठी चाय भी फीकी लगेगी। मोहित ने नजरें झुका ली। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो धीरे से मानवी के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, गुस्से में गलत बोल गया। मानवी कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। इतने वर्षों में शायद पहली बार उसे लगा कि इस घर में कोई सच में उसके मन को समझ रहा है। तभी शांति जी ने मानवी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बहू, मैंने भी तुझे बहुत बार बिना वजह सुनाया है। बेटी और बहू में फ़र्क करके मैं खुद ही अपने घर की शांति बिगाड़ती रही। तूने हमेशा इस घर को संभाला, पर मैं तेरी कदर ना कर सकी। अगर हो सके तो अपनी इस बूढ़ी सास को माफ़ कर देना। यह सुनकर मानवी की आंखें भर आई। उसने झट से शांति जी के पैर छू लिए और बोली, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। माँ से भला कोई नाराज़ रहता है क्या। ये सुनते ही शांति जी ने उसे गले से लगा लिया। बरसों की शिकायतें, ताने और दूरियां उस एक आलिंगन में जैसे पिघल गई। मोहल्ले की औरतें यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी। सब कहने लगी, आज सच में शांति जी अपने नाम जैसी हो गई हैं, घर में शांति ले आई हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सुबह रसोई से तानों की आवाज़ नहीं, बल्कि हंसी की आवाज़ आने लगी। शांति जी कभी मानवी के साथ चाय बनाती तो कभी पोतों को कहानियाँ सुनाती। मोहित भी अब माँ और पत्नी दोनों की इज्जत करना सीख गया था। शांति जी ने आखिर समझ लिया था कि बेटी पर गर्व करना बुरा नहीं, पर बहू को अपनाना उससे भी बड़ा गुण है। क्योंकि बेटी किस्मत से मिलती है, लेकिन बहू अपनापन देने से बेटी बनती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।